हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में भी मैं आपसे केमिस्ट्री से संबंधित कुछ बातें करूंगा। परमाणु संरचना की बात हो रही थी। अब से पहले हम लोगों ने कई वीडियोस यूट्यूब पर मतलब अपने चैनल पर अपलोड की हैं जो केमिस्ट्री से संबंधित है, और उसमें मैंने परमाणु संरचना से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बताई। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक नियम बताया था जिसका नाम था ऑफ-बाउ नियम। उस ऑफ-बाउ नियम में दो साइंटिस्ट के नाम और उपयोग किए गए थे, हुंड का नियम और पाउली का नियम। तो हुंड और पाउली के नियम वास्तव में क्या थे, उस नियमों को या उन दोनों नियमों को हम यहां पढ़ लेते हैं। लेकिन उन नियमों को पढ़ने से पहले हम एक बार आपको कुछ एग्जाम्पल प्रदर्शित करना चाहते हैं जो क्वांटम संख्या से संबंधित हैं। इससे पहले हमने क्वांटम संख्या से संबंधित वीडियो भी आप लोगों के साथ साझा कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वांटम संख्या से संबंधित वीडियो देख ली होगी। तो एक बार क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हुंड और पाउली के अपवर्जन नियम को समझने में आसानी रहेगी। तो क्वांटम संख्या मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। और उसमें पहली जो क्वांटम संख्या थी वो कौन सी थी? n। n मतलब होता है यहां पे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या चाहे तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं। यहां पहली जो क्वांटम संख्या है वो कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो क्वांटम संख्या है वो कौन सी है? इसे मैंने बताया था द्विगंशीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी है ये। तीसरी जो हेडिंग है दैट इज, इसे लिख सकते हैं हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटम संख्या बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन एक्सक्लूजन नियम एक्चुअली क्वांटम संख्या पर ही निर्भर है। अगर आप लोगों को क्वांटम संख्या से संबंधित जानकारी है तो आप इन दोनों नियमों को आसानी से समझ सकते हैं। यहां मैंने बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था क्वांटम संख्या वाले वीडियो में कि मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकते हैं। क्योंकि क्वांटम संख्या जो है वो परमाणु में उपस्थित कक्षाओं की संख्या को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो हमने यहाँ लिखा n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4 समथिंग कुछ इस तरीके से लिखा। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या का। तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या जो है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या के जो मान है मतलब L के जो मान है वो किस पर निर्भर करते हैं? वो n पर निर्भर करते हैं। तो L के मान n पर कैसे निर्भर करते हैं कि यदि n बराबर 1 होता है तो L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है 0। ये उस वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। यदि n बराबर 2 है मतलब कक्षा दूसरी है तो L बराबर 1, 0 और 1, मतलब 2 से पहले तो एक कक्षा आई होगी तो 0 और फिर उसके लिए अगली के लिए 0,1। n बराबर 3 के लिए क्या होगा? L के मान क्या होंगे? 0, यहां 1 करेंगे और यहां क्या करेंगे? 3, मतलब L के कितने मान होंगे? 3 मान होंगे। 1, 2, 3 मान होंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। n बराबर 4 के लिए L के मान कितने होंगे? 0 होंगे, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 3 होंगे। मतलब n बराबर 4 के लिए L के कितने मान होंगे? 4 होंगे। 0, 1, 2, 3। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चूंकि हम लोग भली बात ही जानते हैं कि इस L के मानों में या मुख्य क्वांटम संख्या के बाद जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या आती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या में हम किस चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं? उपकोषों को प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार यहां लिख लेते हैं कि L बराबर 0 है, जो बड़ी संख्या है वो ले लेते हैं। L बराबर 1 है, L बराबर 2 है और L बराबर यहां पे क्या लिख लेते हैं? 3 लिख लेते हैं।
तो उपकोष कैसे कैसे आते हैं कि यदि L बराबर 0 है तो कौन सा उपकोष होगा, S उपकोष होगा, और अगर L बराबर 1 है तो कौन सा उपकोष होगा, P उपकोष होगा, यदि L बराबर 2 है तो D उपकोष होगा, और यदि L बराबर 3 है तो कौन सा उपकोष होगा, F उपकोष होगा। ये याद रखना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी आपने दो क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या n और दूसरी है द्विगंशीय क्वांटम संख्या l, मतलब इसके मान इस पर निर्भर करते हैं। अब बारी आती है तीसरी क्वांटम संख्या की। तो तीसरी क्वांटम संख्या कौन सी होती है, वो है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहां जो L के मान है इसको लिख लेते हैं L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2 और L बराबर 3। यहां लिख लेते हैं S, P और D, और इसको क्या लिख लेते हैं F। ये जो चीजें हैं, ये वाली जो लाइन है ये मैंने यहां लिख ली है। अब ये जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या है इसके बाद किसका नंबर आता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का नंबर आता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं, मतलब जो m के मान हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं, L पर निर्भर करते हैं। इसके जो मान है दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो -L से या तो कहां तक ले जाइए, +L तक ले जाइए, सीधा सीधा -L से +L तक। जो मान L के होंगे उसे -L से शुरू करके +L तक ले जाइए। तो क्या होगा, यदि L बराबर 0 है तो यहां प्लस माइनस कोई काम नहीं करेगा, तो M बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा, शून्य ही होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यदि L बराबर 1 है तो मैंने बताया कि L के मान को माइनस से शुरू करके और कहां तक ले जाना है, प्लस तक ले जाना है। इस लाइन को एक बार लिख लीजिए, जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, इंटीजर को पढ़ा होगा कि किसी लाइन पे यहाँ पे 0 कर लेते हैं, 0 के बाद फिर क्या आता है, +1 आता है, फिर +2 आता है, 3 आता है, +4 आता है, इससे पीछे क्या आता है, -1, -2, -3, -4, कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ L बराबर 1 है तो 1 को जो है माइनस से शुरू करके प्लस तक ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, -L से +L तक। तो यहाँ L के मान 1 है तो M के क्या होंगे, -1 से लेके फिर -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, और फिर क्या आता है, 1 आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से L बराबर 2 है तो इसको भी हमें माइनस से शुरू करना है, -L से, और कहां तक ले जाना है, प्लस तक ले जाना है, ध्यान से। तो यदि L बराबर 2 तो M बराबर -2, -1, 0, +1 और +2, 0 कह दीजिए या 0 कह दीजिए। और उसके बाद हम बात करते हैं L बराबर 3 की, तो इसे भी हम लोग माइनस से शुरू करके प्लस तक ले जाएंगे। तो यहाँ -3, यहाँ -2, -1, 0, +1, +2, और अगला क्या आता है, +3। तो ये M के मान है। ये किसके मान है, M के मान है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो N है, ये N किस बात को दर्शा रहा है, N दर्शा रहा है कक्षा को। N को किसको दर्शा रहा है, कक्षा को, शेल को दर्शा रहा है। और ये जो दूसरी क्वांटम संख्या है ये किसको दर्शा रही है, ये दर्शा रही है उपकोष को, सब शेल को। और ये जो M है ये दर्शा रहा है किसको, कक्षक को दर्शा रहा है। कक्षक के बारे में मैंने आपसे पहले भी कुछ जानकारी साझा की है कि कक्षक किसे कहते हैं। कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितनी कक्षक है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ एक भी कक्षक नहीं है। 0 का मतलब है कि यहाँ कक्षक कितनी है, यहां कक्षक कितनी है, 1। कक्षक कितनी है, यहाँ पे 1 है। ये 1 किसके सामने आया, S के सामने आया। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा S उपकोष है, कौन सा उपकोष है, जो S उपकोष है, S उपकोष में जो कक्षक होगी वो कितनी होगी, S उपकोष में 1 कक्षक होगी। S उपकोष में कितनी कक्षक होगी, 1 होगी। बात आती है अब अगले की, तो इसमें कितनी कक्षक है, 1, 2, 3 कक्षक है। और ये किसके सामने है, P के सामने। तो यहां 3 कक्षक हैं, किसके सामने, P के सामने। P में कितनी कक्षक होगी, 3 कक्षक होगी, 3 कक्षक होगी। इसी तरीके से हम इसकी बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 किसके सामने आ रहा है, D के सामने। तो यहां कक्षक कितनी होगी, 5 होगी।
तो डी के सामने हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 कक्षक। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 5 कक्षक। उसके बाद एफ के सामने क्या आ रहा है, एफ के सामने है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कक्षक हैं, 7 ऑर्बिटल हैं। तो एफ के सामने कितनी कक्षक होगी, एफ के सामने 7 कक्षक होगी। थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, 7 कक्षक होगी। कक्षक के बारे में मैंने आपको बताया कि एक कक्षक जो होता है, जो ऑर्बिटल है, किसे कहते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंडिंग अ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, बताया था पहले, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। जैसे कोई भी आप यहां पे कक्षक बना सकते हैं, सपोज करें कोई कक्षक बनाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। और दोनों इलेक्ट्रॉनों के घूमने की जो दिशा होती है वो अलग अलग होती है। तो चौथी जो क्वांटम संख्या है वो इसी बात को दर्शाती है कि किसी भी कक्षक में आने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों की जो घूमने की दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। पहले भी बताया था मैंने, एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। विपरीत मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोगों के साथ मैंने साझा किए हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो आप इनमें से पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम यहां से मिटा लेते हैं एक बार। तो अब हम लोग इन उपकोषों की बात करते हैं। तो एस जो है, एस में कितने उपकोष बताए थे, मैं सॉरी, एस में कितने कक्षक बताए थे, 1। तो इस कक्षक को कुछ इस तरीके से बना दीजिए, यहां बना दीजिए इस तरीके से, एक कक्षक। अच्छा, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने बताया था कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। बात करते हैं पी की, तो पी में कितने कक्षक बनते हैं, 3 कक्षक बनते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कितने कक्षक बनाने की कोशिश करेंगे, 3 कक्षक बनाने की कोशिश करेंगे। ये जनरल साइंस है, ये जनरल साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन वैसे तो कक्षा 11 के लिए है, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे आते हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को आसानी से एक बार देख लें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। तो यहाँ पी में कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं। तो 3 कक्षक में, एक में 2 आते हैं, तो 3 में कितने आएंगे, एक में 2 आते हैं। तो 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पी में क्या होता है, पी के सामने -1 0 +1, तो यहाँ -1, यहाँ 0 और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, +1 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है डी की बारी आती है। डी में कितने कक्षक बनते हैं, डी में बनते हैं 5 कक्षक बनते हैं। डी में कितने कक्षक बनते हैं, 5 कक्षक बनते हैं, 1 2 3 4 और एक कक्षक और बना सकते हैं यहाँ पे 5 कक्षक। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एक कक्षक में 2 आते हैं, तो 5 में कितने आएंगे, 5 में आएंगे 10। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, ये कहां से शुरू हो रहा था, डी -2 से लेके +2 तक हो रहा था। तो यहाँ लिखेंगे -2 -1 0 +1 और यहाँ क्या लिख देंगे, +2 लिख देंगे। बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एफ के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एफ में कितने कक्षक बनने हैं, एफ में बनने हैं 7 कक्षक। एफ में कितने कक्षक बनने हैं, 7 कक्षक बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या बना लिया हमने, 7। तो हर एक में 2 आते हैं, तो 7 में कितने आएंगे। इस तरीके से आप लोग इन इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एफ की बात करते हैं, -3 से शुरू होता है, +3 तक जाते हैं। -3 से लेके -2 -1 0 +1 +2 और यहाँ क्या ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे।
तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको समझाया। अब हम लोग आगे की तरफ क्या बढ़ते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं नियम की तरफ, कि जो मैंने इस हेडिंग या इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था, वो मेन पर्पस क्या था कि पाउली का और हुंड का नियम आपको समझाना है। तो इसको रफ कर देते हैं एक बार। इसको हम लोग यहाँ पे रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इन पॉइंट्स पे। अब बारी आती है बेटा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाउली का, इसका जो नियम है वो पूरा जो नाम है पाउली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन नियम, ये कोई नया वर्जन नहीं है मोबाइल का, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? तो पाउली नामक वैज्ञानिक जो है, उन्होंने ये नियम कब दिया था? उन्होंने ये नियम दिया था 1925 ईस्वी में। कब दिया था ये? 1925 ईस्वी में दिया था। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं थोड़ा सा आसानी से। 1925 ईस्वी में ये नियम दिया था। और ये आफबाउ की तरह ये भी कहाँ के साइंटिस्ट थे? आफबाउ एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं थे। आफबाउ एक वर्ड है जो जर्मन में यूज होता है, लेकिन ये वास्तव में ही कहाँ के साइंटिस्ट थे? एक व्यक्ति थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे। 1925 में इन्होंने ये नियम दिया था और इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? वोल्फगैंग पाउली। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती हैं, जिस इंफॉर्मेशन के विषय में जानकारी लेनी आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो कुछ समस्या आ गई थी बीच में, तो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे इस विषय में। मैंने बताया था कि पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो किससे संबंधित है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है। और ये जो नियम है ये 1925 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था, ये सिद्धांत दिया था, जिनका पूरा नाम क्या था? वोल्फगैंग पाउली। तो पाउली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? जैसे अभी इस वीडियो से पहले मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर किया था, और वो बात क्या थी, वो क्या शेयर की थी? किसी भी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। किसी भी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पाउली ने यह बताया कि किसी भी कक्षक में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी थी? N, L, M और S। चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए फिर से कि पाउली ने बताया कि किसी भी परमाणु की कक्षक में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे नहीं हो सकते। यदि मुख्य क्वांटम संख्या N, द्विगंशीय क्वांटम संख्या L और चुंबकीय क्वांटम संख्या M के मान, अगर इन तीनों के मान अगर क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इन तीनों के मान अगर समान है, तो ये जो चौथी क्वांटम संख्या है, जो S है, चक्रण क्वांटम संख्या, वो क्या होगी? अलग होगी, वो असमान होगी। इन्होंने बताया कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या N, द्विगंशीय क्वांटम संख्या L और चुंबकीय क्वांटम संख्या M के मान समान है, तो चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो मान है या दिशा है वो क्या होगी? असमान होगी। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात को फिर से पाउली के अपवर्जन नियम पे, कि किसी भी कक्षक में आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, जरूर डिफरेंस मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझा देंगे धीरे धीरे से। अब हुंड के नियम की तरफ चलते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं एक बार। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगला जो नियम है, वो नियम क्या कहलाता है? हुंड का नियम, हुंड नियम। ये क्या कहलाता है? हुंड्स लॉ। द हुंड्स लॉ मतलब हुंड का नियम। तो हुंड के नियम के संबंधित बात भी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के संबंधित में, कि किसी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी कक्षक में आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं होते। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान कैसे निकालते हैं
वो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये दोनों नियम समझने थे। तो हुंड का नियम क्या है मैं फिर से बताऊंगा कि ये जो कक्षक हैं, कक्षक जो होते हैं, इन कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आते, सॉरी, कक्षकों में एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के जो भरने का है, मैंने बताया कि इस तरीके से हम हर कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं। हम इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं। तो समझिएगा अब 2-2 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आए। तो हुंड ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन का मतलब है जोड़ा। जोड़े का क्या मतलब हो सकता है? पेयर। मतलब किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है वो तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ध्यान रखिएगा। तो जैसे सपोज करें कि ये पी कक्षक है, इस पी कक्षक में हम लोग जानते हैं कि सॉरी पी उपकोष में कितने कक्षक बनते हैं? 3 कक्षक बनते हैं। अब सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन है 4, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेंगे कि 2 यहां भर दिए और 2 यहां भर दिए, ऐसे बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो हुंड ने क्या बताया कि यदि पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी कक्षकों में कितने, कैसे कैसे भरेंगे? पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, मतलब पहले 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आया यहां। ध्यान रखिएगा। तो हुंड नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि किसी भी परमाणु की कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्लियर हो गया? पाउली का अपवर्जन नियम समझ में आया, थोड़ा सा हुंड का नियम समझ में आया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल क्या समझिएगा कि परमाणु क्रमांक 6 है, हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक 6 की। तो परमाणु क्रमांक 6 को हम लोग कैसे तोड़ते हैं? 2 में तोड़ेंगे और किस में तोड़ेंगे? 2 और किस में तोड़ेंगे? 4 में। 2 और 4 कितनी कक्षा है? 1 और 2। यहां नाभिक बना सकते हैं, नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षा बना सकते हैं? 2। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं नॉर्मली। फिर इसका एसपीडीएफ बनाते हैं। एसपीडीएफ बनाने के लिए 1s2 2s2 और 2p2। हमारी इसके संबंध में एक वीडियो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के संबंध में एक वीडियो है, आप जाके देखिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस संबंध में। 1s2 2s2 2p6 हम लोगों ने आपको बताया था कि s में कितने कक्षक बनते हैं? 1। तो इस वाले s में कितने कक्षक बन गए? 1। इसके नीचे लिख दिया हमने 1s। फिर दोबारा s आ गया, तो इस वाले s में भी हम कितने कक्षक बनाएंगे? 1 ही कक्षक बनाएंगे। s में तो 1 ही बनता है, इसी वाली वीडियो मैंने बताया आपको। तो और इसके नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं? 2s। और p में कितने कक्षक बनते हैं? p में कितने कक्षक बनते हैं? 3 कक्षक बनते हैं। तो यहां लिख देते हैं माइनस नहीं लिखते हैं, तो ये px है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, px py pz। और आप लोग तो जानते ही हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हुंड के नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही भर देंगे। हुंड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो यहां जैसे 2 थे तो 2 में पहले एक यहां भरा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? हम लोग यहां पे भरेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस विषय में। एटॉमिक नंबर अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 16 या हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं 17 की, तो 17 को ब्रेकआउट करते हैं 2, 8 और 7 में तोड़ते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं एसपीडीएफ में 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 पूरे का कर लेते हैं एक बार। s में कितने कक्षक बनेंगे? 1 कक्षक बनेगा। इस वाले s में कितने कक्षक बनेंगे? 1 बनेगा। फिर इस p में कितने बनेंगे? p में बनेंगे भैया जी 3 बनेंगे। फिर यहाँ पे s आ गया, s में कितने बनेंगे? s में 1 बनेगा। और यहाँ p में कितने बनेंगे? p में फिर से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। इसके नीचे लिख देते हैं 1s, इसके नीचे लिख देते हैं 2s, इसके नीचे लिख देते हैं 2p, इसके नीचे लिख देते हैं 3s और इसके नीचे लिख देते हैं 3p। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, कक्षक एक ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों ही भरने पड़ेंगे। इस S में कितने हैं? 2 है, तो इसमें भी आप लोग 2 भर दीजिए। इस P में कितने हैं? 6 है, तो पहले क्या करेंगे? एक एक भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये हुंड का नियम है, पहले एक एक भरेंगे फिर भरेंगे आगे। इस वाले S में कितने हैं? 2 हैं, और इसमें कितने हैं? 5। 5 में कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 और एक क्या भर देंगे? 5 भर देंगे। तो हुंड ने ये बताया कि कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर उनका जोड़ा बनेगा, उनका पेयर बनेगा। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल बताया मैंने। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लीजिए। क्वांटम संख्या को फाइंड आउट करने का क्या नियम है, यहां लिख सकते हैं हम, छोटी सी हेडिंग लिख सकते हैं, क्वांटम संख्या ज्ञात करना। क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था इसी वाली वीडियो में, यदि L बराबर 0 1 2 और यहाँ पे 3, तो ये कौन सा उपकोष होगा? S उपकोष होगा, ये P होगा, ये D होगा, और ये कौन सा उपकोष होगा? F उपकोष होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बार बार लिख रहा हूं मैं इस बात को। तो यदि परमाणु क्रमांक अगर हम 14 की बात करें, परमाणु क्रमांक 14 की बात करें, और क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है कि परमाणु क्रमांक 14 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी, परमाणु क्रमांक 14 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सामान्यतः आप लोग क्या करेंगे? पहले 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और 4 में, कुछ इस तरीके से कक्षाओं में तोड़ देंगे। 3 कक्षाएं हैं, फिर इसका एसपीडीएफ करते हैं 1s2, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा है? तीसरी कक्षा में भर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां भर रहा है, तो इसका आखिरी कहां पे आया? इसका आखिरी आया यहां पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां उठा के लाते हैं 3p2 को उठा के नीचे ले आते हैं, 3p2 को उठा के यहां ले आते हैं। तो अब हम लोग इन 4 क्वांटम संख्या है, कौन कौन सी है? एक तो n होती है, एक l होती है, एक m होती है, और एक क्या होती है? s होती है। तो n का मान कहां से ज्ञात करेंगे? यहां से करेंगे। जितनी भी वैल्यू यहां लिखी रहती है वो मान होता है किसका? n का। यहां 3 लिखा हुआ है, तो n का कितना मान हो गया? 3 हो गया। यहां p है, तो l का मान कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा p के सामने l बराबर क्या है? 1 है, तो l का मान यहां पे क्या हो गया? 1 हो गया। अब m का कैसे मान निकालेंगे? यदि l बराबर 1 है तो भैया कितने उपकोष बनेंगे, सॉरी कितने कक्षक बनेंगे? ध्यान दीजिएगा, कितने कक्षक बनेंगे? 3 कक्षक बनेंगे। 3 कक्षक बनेंगे, तो यहां -1 0 और +1। ध्यान दीजिएगा, अगर सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो उनकी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं P में? 2 हैं, तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले इसमें 1 भरेंगे, और आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आया? यहां आया। आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां आया, किसके ऊपर आया? 0 के नीचे आया, तो m का मान क्या हो गया? 0 आ गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो s का जो मान होगा वो +½ होगा, और अगर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन होता नीचे की तरफ तो उसका मान क्या होता? -1 होता। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, और भी आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछना है कि भाई इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन या कोई और एग्जाम्पल आपको समझना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपको वो सारे आंसर दे दिए जाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, और आगे आने वाली वीडियो के इंतजार तक नमस्कार।